सिर्फ 100 घंटे का वक्त बचा है अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में, यानी 31 अगस्त, यानी 100 घंटे के भीतर अमेरिकी फौज जिसे चाहे उसे निकाल ले। उसके बाद इजाजत अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं दिया जाएगा। और बीते 13 दिनों से, यानी 14 अगस्त से लेकर 27 तारीख तक लगभग 95,700 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अगर इस काल को देखिए तो आने वाले 4 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार लोगों को अफगानिस्तान की जमीन से निकाला जा सकेगा। दुनिया के तमाम देश अपने हवाई जहाज को भेज रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ब्रिटेन है, वो भारत भी है, वो अमेरिका भी है, वो जर्मनी भी है, वो इटली भी है। लेकिन अब अगले 100 घंटों में क्या होगा या उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनेगी, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जो 3 धमाके हुए उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वो धमाके हवाई अड्डे के इर्द गिर्द इसलिए किए गए क्योंकि एक संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोग इस संदेश को साथ लेकर जाएं कि अफगानिस्तान की जमीन पर अब विदेशियों की मौजूदगी वो नहीं चाहते हैं, या फिर तालिबान की मौजूदगी जिस भी रूप में हो, लेकिन वह अमेरिकी प्रस्त लोगों को यहां पर टिकने नहीं देंगे। अमेरिका ने भी अपने तौर पर हालांकि जरूर चेतावनी दे डाली, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो यह है कि तालिबान जिन परिस्थितियों में आज आकर खड़ा है, उसको मदद किसने की, उसको जमीन किसने दी, उसकी सियासत को आगे बढ़ने की इजाजत किसने दी, उसके कट्टरवाद को और उसके हिंसक परिस्थितियों में हथियारों का जखीरा किसने दिया, उसे आर्थिक मदद कौन लगातार दे रहे थे। हमें लगता है चंद पन्ने जब आप खोलने शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस वक्त रूसी फौज की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान को छोड़कर निकली, उस वक्त CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में शैंपेन पार्टी हुई इस खुशी में कि अब रशिया की फौज वहां से निकल गई। और जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ने पर सहमति जताती है, उसी वक्त रशिया के सेना के भीतर भी जश्न होता है और रशिया की सूची में जो तालिबान कल तक अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के दायरे में आता था, वह उस सूची से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब आप समझौता कर मदद करने वाले देशों को देखना शुरू करेंगे तो रशिया की फौज की मौजूदगी में अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम 7 देश जो हैं आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे तालिबान के एक वक्त के मुजाहिदीन से तालिबान तक का सफर। और उन परिस्थितियों में आर्थिक मदद इन्हीं देशों ने दी है, हथियार का जखीरा इन्हीं देशों ने दिया है। और जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान के भीतर आती है तो एक चेहरा बदलता है। अमेरिका की जगह वहां आकर रशिया खड़ा हो जाता है। और वही देश है, रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, ये तमाम देश अपने तौर पर मदद करते हैं। ये परिस्थितियां बतलाती क्या, और आज की तारीख में जब अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कोई खारिज भी नहीं कर रहा है इन तमाम देशों के साथ, तो इसके मतलब मायने क्या है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर एक नए युद्ध का ऐलान है अफगानिस्तान के मद्देनजर? और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की मौजूदगी खुले तौर पर क्या यही दिखलाती है कि दरअसल अफगानिस्तान के समाधान के लिए ना तो रशिया आया था, ना अमेरिका आया, और रशिया से पहले ब्रिटेन भी 3 बार वहां पर आया था। 1839, 1880, 1990, 3 बार उसने कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो सफल नहीं हो पाया। और इस इतिहास के पन्नों का एक सच यह है कि कैसे मुजाहिद को आगे बढ़ाया गया, कैसे वह तालिबान की शक्ल में आया, कैसे पश्तूनों के हाथ में हथियार आते चले गए, और कैसे जातिगत संघर्ष और समुदायों के संघर्ष तले अफगानिस्तान का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि सवाल अफगानिस्तान का सिर्फ इतना नहीं है कि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम होती है, सवाल यह भी है वहां पर वहां की जमीन तले जितनी खनिज संपदा दबी हुई है उस पर कौन कब्जा करेगा और उससे दुनिया के बाजार में कौन अपना हक जताएगा। 21वीं सदी का यह अनूठा सच है। ऐसे में हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान की अपनी परिस्थितियां हैं, उसे पता है कि उसकी GDP का 40% जो विदेशी मदद से आता था वो बंद हो चुका है। उसे पता है लगभग $9 बिलियन जो उसके अपने राष्ट्रीय बैंक जो कि अमेरिका में खाता था, द अफगानिस्तान बैंक का,
उसको फ्रीज कर दिया गया है। उसे पता है ना जर्मनी मदद कर रहा है, ना अमेरिका मदद कर रहा है आज की तारीख में, ना IMF मदद कर रहा है, ना वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। उसे पता है कि उसके यहां सूखा भी पड़ा है, उसे पता है यहां की गरीबी, मुफलिसी, और उसे पता है पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया है, ATM कोई मायने नहीं रखता है, अफगानिस्तान की करेंसी का कोई मतलब नहीं है और डॉलर की आवाजाही बंद हो चली है। इन सब के बीच में जो देश उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और जो इस वक्त कूटनीतिक ना कहें बल्कि आर्थिक समझौतों के मद्देनजर खड़े हैं और शायद राजनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में जो अपना हक चाहते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें सऊदी अरब भी है और उसमें अपने तौर पर ईरान भी खड़ा है। ये वही ईरान है जिसके 8 राजनयिक की हत्या 1998 में कर दी गई थी और ये जानता है कि शिया सुन्नी का भी झगड़ा है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि शिया सुन्नी मायने नहीं रखते हैं, आर्थिक परिस्थितियां मायने रखती है, क्योंकि ईरान पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और जो भी अमेरिका के साथ है वो ईरान के साथ आर्थिक तौर पर कोई व्यवसाय नहीं करेगा, यह भी हर कोई जानता है। तो ऐसे में ईरान भी क्या करेगा? यानी टकराव की परिस्थितियों में एक जगह आपको यूक्रेन को भी देखना पड़ेगा जो कि रशिया के ठीक विरोध में खड़ा है। उस यूक्रेन को मदद करने के लिए जर्मनी भी है और अमेरिका भी है। यानी इस पूरे इलाके के भीतर में तमाम देशों का जिक्र करते हुए जैसे ही हम भारत का नाम लेंगे, आपके जहन में यह सवाल आएगा, भारत ही एकमात्र देश है जिसने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डैम, सड़क, स्कूल, इन सब लेकर पैसा लगाया, $3 बिलियन से ज्यादा का लगाया। वो चाहता था कि नवनिर्माण हो अफगानिस्तान का, लेकिन भारत आज कहीं नहीं टिक पा रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप भी भारत के पास है, भारत के प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए चेयरमैन है उसके, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान दीजिए, G7 की बैठक में एक आवाज गूंजती है, भारत को भी इस बैठक में बुलाना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है।